हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। मैंने आपको अपने पिछले चैनल में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए उनके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँगा। जिससे मैंने बताया था कि मैं आईटीआई के स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ाऊँगा, जो सभी ट्रेडों को पढ़ना होता है, चाहे वो 1 ईयर के ट्रेड हो चाहे वो 2 ईयर के ट्रेड हो। और मैंने ये भी बताया था कि मैं पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए उनके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो आज हमारा ये पहला क्लास है जिसमें मैं ITI WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के फिजिक्स से रिलेटेड है, जिस टॉपिक का नाम है चाल और वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि वो टॉपिक हमारे सिलेबस में उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम उस टॉपिक पर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आपका चैप्टर का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में चाल एवं दूरी कहते हैं, चाल एवं वेग कहते हैं। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना होगा, क्योंकि उस 2-3 चीज़ों को समझे बिना हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। देखिए, 2-3 बातें क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक करके सबको एक्सप्लेन करूँगा कि वो चीज़ें क्या हैं। तो और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप समझते हैं तो इसके हेल्प से आप आने वाले फर्दर सभी टॉपिकों को समझ सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है। देखिए, मैं बताता हूँ इसमें मुझे बेसिकली क्या क्या पढ़ना है और जो मुझे समझना है पहले मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमें समझना है, नंबर 1 जो हमें समझना है, वो समझना है रेस्ट के बारे में कि रेस्ट क्या होती है। रेस्ट को हम लोग हिंदी में विराम बोलते हैं। रेस्ट का ही एक और नाम होता है जिसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। और दूसरा जो हमें समझना है वो हमें समझना है मोशन के बारे में, यानी गति के बारे में समझना है। तो मैं यहां लिख देता हूं सेकंड, मोशन यानी कि गति। अब मैं दोनों को एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये रेस्ट क्या होती है। ठीक है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है रेस्ट यानी कि विराम। आप लोग जनरली रेस्ट का मतलब समझते हैं रुका हुआ, जो चीज आराम कर रही है, जो चीज रुकी हुई है। बिल्कुल सही है, साइंस में भी इसका मतलब यही होता है, लेकिन साइंस के जो डेफिनेशंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। रेस्ट का जो डेफिनेशंस है वो उसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड है मान लेते हैं, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं ए देता हूं। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट को आपने जाकर 10 बजे सुबह देखा तो ये ग्राउंड पर रखी हुई थी। आप सुबह जब 10 बजे गए तो ये ग्राउंड पर रखी हुई थी। ठीक है, आपको भी टाइम, मैं एक रैंडम टाइम लिया हूं, आपको भी टाइम ले सकते हैं, बस जस्ट मैं आपको समझाने के लिए 10 बजे लिया हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब समझिए, अगर ये 10 बजे यहां रखी हुई है, आप फिर 10:10 पर जब गए, 10:10 पर जब आप गए, तब भी आपको ये ऑब्जेक्ट यहीं दिखी हुई मिली, यहीं रखी हुई मिली। फिर आप 10:30 पर गए, तब भी आपको ये ऑब्जेक्ट यहीं दिखी हुई मिल रही है। फिर जब आप 11 बजे गए, तब भी ये ऑब्जेक्ट आपको यहीं मिल रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप पहली बार 10 बजे जब गए तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट यहीं रखी हुई है। ठीक है, फिर आप 10 बजे 10 मिनट पर गए तो फिर भी ऑब्जेक्ट यहीं रखी हुई है।
फिर आप 10:30 पर गए तब भी ये ऑब्जेक्ट यहीं रखी हुई है, फिर आप 11 बजे गए तब भी एक ऑब्जेक्ट यहीं रखी है। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जहां थी वहीं रखी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज नहीं हुआ। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से कहीं भी नहीं गई है। इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी वो ऑब्जेक्ट विराम में है। क्लियर? अब देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको और अच्छे से समझ सकें। देखिए, अ बॉडी is said to be in rest। एक बॉडी को हम तब रेस्ट में बोलेंगे if the position of the body does not change with respect to time। ठीक है? यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या बात बोलूंगा मैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष या समय के साथ भी आप बोल सकते हैं, समय के साथ या सापेक्ष नहीं बदलती है तब वह वस्तु विराम में कहलाती है। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गया? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिख दिया है ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, दोनों लोग अच्छे से इसको समझ सकें। अब देखिए, आपके ध्यान में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुई, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं गया ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो वही है, तो अगर वो चेंज हो गया तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, होना भी चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो उसी को हम बोल देते हैं मोशन। ठीक है? यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का या जब किसी बॉडी का, मैं बार बार एक ही वर्ड इसमें यूज कर रहा हूँ, बॉडी। तो बॉडी जो वर्ड है ये बायोलॉजी में भी यूज किया जाता है। तो बायोलॉजी में जो बॉडी यूज होता है उसका सेंस अलग है और जो फिजिक्स में बॉडी यूज होता है उसका सेंस अलग। फिजिक्स में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए बॉडी का यूज करते हैं। बायो में इसका मीनिंग थोड़ा अलग आता है। ठीक है? तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या जब किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गई, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूं, देखिए जैसे देखिए कि एग्जांपल मैं लूं अगर, तो मान लीजिए कि ये कोई पोजीशन ए है, यहां पर कोई एक आदमी है जिसका लोकेशन ए पर है। ठीक है? और ये वो बी इस पोजीशन है जहां पर वो गया चलकर। देखिए, जब वो मान लीजिए सुबह ये उसका घर मान लेते, चलिए थोड़ा देख ले, मैं उसका घर मान लेता हूं कि ये उसका घर है। अब यहां से वो सुबह 10 बजे निकलता है। ठीक है? अब ये बी मान लेते हैं उसकी ऑफिस है, ये ऑफिस है। ठीक है? अब जब 10 बजे निकलेगा तो ऑफिस पहुंचते पहुंचते कुछ समय लगेगा, मान लेते हैं कि ऑफिस पहुंचा, वो इस रास्ते से ट्रेवल करता हुआ गया, और मान लेते हैं कि उसको ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लग गया, यानी कि 11 बज गया सुबह का। ठीक है? अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि जब ऑब्जेक्ट 10 बजे यहां था
मैंने जब 11 बजे देखा तो ऑब्जेक्ट जो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई पर्सन, कोई भी हो सकता है, वो 10 बजे यहाँ से निकलकर 11 बजे अपने ऑफिस पहुंच गया। यानी कि ऑब्जेक्ट ए से बी तो गया ही गया, वो तो अपने पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन पर गया, साथ ही साथ टाइम भी चेंज हुआ है। इसलिए मैंने बोला था कि जो ये मैंने डेफिनेशन लिखा है इसका जस्ट अपोजिट मोशन होता है। यानी कि मैं इसी डेफिनेशन में क्या चेंज कर दूंगा कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट या सॉरी सेड टू बी इन मोशन इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। ठीक है, क्लियर। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना लोकेशन चेंज करेगा तो कंफर्म है कि टाइम भी उसके साथ चेंज होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 10 बजे ऑफिस से निकले, घर से निकले ऑफिस के लिए और आप 10 ही बजे पहुंच गए ऑफिस पे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टाइम तो चेंज हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी चेंज हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझिए इस बात को। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो मोशन होता है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए इस पर। जो मोशन है यानी जिसको हम लोग गति बोल रहे हैं, जिसको हम लोग गति बोल रहे हैं, ये बताइए मुझे कि ये एब्सोल्यूट होगा, ये एब्सोल्यूट होगा या रिलेटिव होगा? बताइए, सोचिए ये क्या हो सकता है। मोशन एब्सोल्यूट हो सकता है कि रिलेटिव? पहली बात तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए नाम समझ रहा है एब्सोल्यूट, जैसे आप लोग जब कोई आंसर निकालते हैं तो बोलते हैं ना एब्सोल्युटली राइट, यानी कि कंफर्मेशन है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी कि जिसमें किसी चीज को फिक्स कर दिया जाता है कि वो जिसके लिए जैसा है वैसा। जैसे अगर आप 5+2 बोलते हैं तो 5+2 को आप क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे। अब 7 जो वो एब्सोल्युटली राइट है, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं 5+2=7 है तो दूसरा भी वही बोलेगा 5+2=7। कोई ये नहीं बोल सकता है 5+2=9 होगा। वो अलग बात है कि अगर उसने नहीं पढ़ा है तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो एक कॉमन सेंस बोलता है कि 5+2 7 ही होगा, वो एब्सोल्युटली राइट है। तो मोशन का मतलब एब्सोल्यूट होने का ये मतलब है कि मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा होगा तो सबको यही लगना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो एक पर्सन बोल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो दूसरा पर्सन भी बोलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तीसरा पर्सन भी बोलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। दैट मींस दिस इज एब्सोल्यूट। एंड सेकंड टर्म इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है कि अगर एक बोला मूव कर रही है दूसरा बोलेगा नहीं मूव कर रही है। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम लोग समझते हैं मोशन क्या है। देखिए मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, पहली बात। मोशन रिलेटिव होता है। कैसे? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। जैसे आप कभी ट्रेन में जाते हैं और आप कभी विंडो सीट पर अगर बैठेंगे तो देखेंगे क्या कि आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन तो मोशन में है और साथ ही साथ जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं जैसे पेड़ हो गया, किसी घर हो गया, ये भी लगेगा कि साथ साथ वो भी मूव कर रहा है। अब देखिए अगर वो मूव कर रहा है, वो आपको लग रहा है ऐसा मूव कर रहा है, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ पर्सन है जो कि उसी पेड़ के पास बैठा हुआ है वो कहीं बोलेगा कि ये पेड़ भी मूव कर रहा है? नहीं बोल सकता है। बिकॉज मोशन, आप जब मोशन में होते हैं तभी आपको चीजें मोशन में दिखाई देती है, या जब आप रेस्ट में खड़े हैं तो आपको कोई मोशन करती हुई चीज ही मोशन में दिखाई देगी, लेकिन जो पर्सन वहां पे स्टैटिक चीज के पास बैठा हुआ है या रेस्ट के पास बैठा हुआ है उसके लिए तो वो चीज रेस्ट में है। इसके लिए कि इसका मतलब है कि जो चीज आपके लिए मोशन में है वो दूसरे के लिए मोशन में नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का रिलेशन जिसके साथ जैसा बनता है हम लोग उसी तरह से बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है। दैट मीन्स मोशन इज अ रिलेटिव नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। अभी तक मैंने जितनी भी बात बताई आपको ये सभी बात क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है यानी मोशन में है तो मोशन करवा कौन रहा है उससे? अगर मैं बोल रहा हूं कि एक कार है,
समझिए इस बात को। अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि एक कार है, ये मान लेते हैं ये कार है, ये कार इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। मुझे बताइए आप लोग कि ये कार को मूव करवा कौन रहा है? इस कार को मूव कौन करवा रहा है? ये क्यों कार इधर से इधर जा रही है? तो आप लोग बोलेंगे कि ड्राइवर कैसे मूव करा रहा है? ड्राइवर थोड़ी इसको ढकेल रहा है, ड्राइवर तो सिर्फ इसको डायरेक्शन दे रहा है। इस कार को मूव करा रहा है इस कार का इंजन, ठीक है, इस कार का इंजन, ठीक है। अब देखिए ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेगी, ठीक है, तो इस कार का इंजन इसको मूव कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, यानी मोशन में आने के लिए किसी न किसी कॉज की जरूरत पड़ती है। कॉज मतलब जो उसको उस काम करने के लिए, यानी उसको मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो इंजन है ये इसका कॉज है। क्या है? कॉज ऑफ मोशन है, यानी कि मोशन जिसके कारण हो रहा है वो इंजन है, इसलिए इसको कॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूवमेंट कराने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस ऑब्जेक्ट को, हम लोग उसी को कॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। यानी मोशन का कारण कौन है, मोशन करवा कौन रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मोशन को पढ़ने का दो तरीका होता है, समझिए। आप कॉज ऑफ मोशन समझ गए? अब समझिए आगे। हमारे पास मोशन को स्टडी करने का दो तरीका होता है, ठीक है। हमारे पास मोशन को स्टडी करने का दो तरीका होता है। एक को बोलते हैं काइनेटिक, और दूसरे को बोलते हैं काइनेमैटिक्स, ठीक है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा उसको मूव कराने वाला। उस कॉज को हम लोग फोर्स का नाम दे देते हैं, क्योंकि देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जब फोर्स का सिंपल मीनिंग आप ये समझिए फिलहाल कि किसी चीज को आप अगर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो बेसिकली आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं। फिलहाल इतना समझिए। जब मैं इसके बाद जब आपके फोर्स वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि फोर्स एक्चुअल में क्या होती है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए या इस टॉपिक को समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है उसको मूव कराने के लिए जो कॉज है वो फोर्स ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप काइनेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो काइनेटिक में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट का मोशन तो स्टडी करते हैं, साथ ही साथ उसका कॉज भी स्टडी कर लेते हैं कि फोर्स करवा कौन रहा है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं आप लोग कि स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज। यानी कि जब आप मोशन के स्टडी को उसके कॉज के साथ जोड़कर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप काइनेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है जिसको हम लोग काइनेमैटिक बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, उसके कॉज को नहीं पढ़ते हैं। मोशन क्यों हो रहा है, मोशन कौन करवा रहा है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते काइनेमैटिक्स में। यानी काइनेमैटिक्स मोशन की स्टडी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रुकी है कि नहीं रुकी है, ऑब्जेक्ट कितने की स्पीड से मूव कर रही है। ये नहीं समझते कि ऑब्जेक्ट कितना की स्पीड से मूव किया था, करवाया कौन इसको। समझ पा रहे मेरे बात को? यानी कि हम लोग स्टडी ऑफ मोशन तो करेंगे काइनेमैटिक्स में, लेकिन इसमें कॉज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ नॉट अ काइनेटिक, इट इज अ पार्ट ऑफ काइनेमैटिक। यानी कि अभी आप जो पढ़ेंगे वो काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। जब इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पर हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे काइनेटिक्स की, जहां पर मैं मोशन को तो स्टडी करूंगा, साथ में मोशन करवाने वाले कॉज यानी फोर्स को भी स्टडी करूंगा।
तो अभी आपका जो फोकस होगा इस चैप्टर पर वो काइनेमेटिक होगा, यानी काइनेमेटिक्स में ही हम लोग सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन कौन करवा रहा है इससे कुछ भी हमें मतलब अभी फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैं आगे बताता हूं इसके आगे की कहानी क्या है। देखिए, हमें चाल और वेग जो चैप्टर है इसको समझने के लिए हमने बताया कि हमें पहले मोशन समझना था, क्या होता मोशन में समझ लिया। फिर हमने बोला कि हमें रेस्ट समझना होगा, हमने रेस्ट भी समझ लिया। फिर मैंने बताया कि मोशन को स्टडी करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। एक में आप वो अप्रोच रखिए जहां पर आप मोशन के साथ साथ उसके कॉज को भी पढ़ सकें, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक, जो अभी हमारा पार्ट नहीं है। और दूसरा होता है काइनेमैटिक्स, जिसमें हम लोग मोशन का स्टडी सिर्फ करते हैं, उसके कॉज के स्टडी नहीं करते, कि मोशन कौन करवा रहा है ना, ये सब हम लोग अभी पढ़ाई नहीं करते, उसको काइनेमैटिक्स में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमें थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा एक दो और चीजें समझनी होगी। जैसे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि देखिए बिना यूनिट्स का आपको कोई भी चैप्टर समझ में जल्दी आने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उन सभी को यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यूनिट समझा लेता हूं आपको, 5 मिनट आपको लगेगा इसको समझने में, उसके फिर मैं आपके मेन टॉपिक पर आ जाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप यूनिट समझिए, यूनिट्स जिसको मैं बोलता हूं। देखिए किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को, यानी जितना भी आपके फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी राशि हैं, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि बोलते हैं, जैसे आपका स्पीड हो गया, जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, जैसे आपका लेंथ हो गया, जैसे आपका ब्रेथ। जैसे आप मान लीजिए कि आप कभी जाते हैं किसी दुकानदार के यहाँ और आपको मान लीजिए कि आपको राइस लेना है, आपको राइस लेना है, जिसको मैं बोलता हूँ आपको मान लीजिए चावल खरीदना है, चावल खरीदना है। तो आप चावल खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 केजी दे दीजिए, 2 केजी दे दीजिए, 3 केजी दे दीजिए। दैट मीन्स आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 5 दीजिए, वो समझेगा ही नहीं 5 क्या दीजिए। समझ पा रहे मेरे बात? यानी कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप उसको मेजरमेंट में यूज करेंगे तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए आप फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी में आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी न किसी यूनिट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल में समझो, मान लीजिए आपको 5 केजी चीनी लेना है या 5 केजी चावल लेना है, तो आप क्या बोलेंगे 5 और केजी। तो देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा एक यूनिट होता है साथ में, और यही यूनिट बता देता है कि आप एक्चुअल में किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे ही केजी आप देखते हैं, आप कभी नहीं बोल सकते कि लेंथ है, आप कभी नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम है, आप हमेशा बोलेंगे कि अच्छा ये तो मास है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि केजी जो होता है वो वेट का यूनिट होता है, 5 केजी 5 किलो वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वेट का यूनिट केजी नहीं होता है, वेट को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, यानी भार जिसको बोलते हैं, भार को हम कभी भी केजी में मेजर नहीं करते हैं। बहुत बड़ा एक्चुअली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चला रहा है कि लोग मास को जो यूनिट है केजी उसी को वेट की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। एक्चुअल में वेट का यूनिट केजी होता ही नहीं है, वेट एक टाइप का फोर्स है। मैं बताऊंगा उसको जब इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा, तो आप इतना समझिए कि जो केजी होता है वो मास का यूनिट होता है। ठीक है, मास वेट में क्या डिफरेंस है सब नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है। तो आपको जब भी कोई ऑब्जेक्ट खरीदना होता है या जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करना होता है, मापना होता है, तौलना होता है, तो आप हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक यूनिट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यूनिट 2 तरह की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट उसको बोलते हैं जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और का हेल्प ना लेना पड़े। जैसे समझिए, जैसे मैं बोलता हूं, अगर देखिए 2 टाइप की यूनिट्स को मैं डिवाइड कर देता हूं, यूनिट को 2 पार्ट में। एक को मैं बोलता हूं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और एक को मैं बोलता हूं फंडामेंटल यूनिट्स, एक को मैं बोलता हूं डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए
फंडामेंटल वो होते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे मैं बोलूंगा अगर ग्राम, ग्राम, तो ग्राम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा डेसीग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, तो आप कहेंगे कि मिलीग्राम या सेंटीग्राम का मतलब ये हुआ कि मुझे ग्राम से उसका रिलेशन निकालना पड़ेगा, लेकिन ग्राम तो अपने आप में फ्री है। समझ पा रहे मेरा बात? जैसे ग्राम हो गया, या मान लीजिए आप सेकंड बोलते हैं, टाइम का है ना, सेकंड बोल रहे हैं, अब सेकंड बोल दीजिए तो कोई बात नहीं, फंड ये अपने आप में इंडिपेंडेंट। लेकिन आप बोलेंगे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो फिर आपको सेकंड से उसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे मान लिया मीटर बोल रहे हैं, मीटर, तो मीटर तो अपने आप में फ्री है। अब इसमें आप बोलिए किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, जो आप बोलना बोलिए, लेकिन जब आप सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका बोलते हैं तो वो एक्चुअल में इस पर डिपेंडेंट है, मीटर पर। उनका क्या रिलेशन, जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, या 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, या 1 किलोमीटर में कितना मीटर। तो जो ये 1 किलोमीटर है वो मीटर के साथ किलो लगाकर बनाया गया है, तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन मीटर तो अपने आप में फ्री है। तो जो भी यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो एक्सप्रेस होने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट उनको बोलते हैं जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंडेंट हो, जो फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लेकर जिसके वैल्यू को फाइंड किया जाता हो। जैसे मैं बोलूंगा सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पक्का है कि मीटर का यूज करेंगे उसको बनाने में, उसकी वैल्यू को निकालने में। उसी तरह से और भी, जैसे डेकामीटर हो सकता है, डेकामीटर हो सकता है। वैसे और भी, जैसे मान लीजिए कि किलोग्राम हो सकता है, केजी जिसको बोलते हैं। वैसे मिली सेकेंड हो सकता है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं, माइक्रो सेकेंड। तो ये सब जितने भी यूनिट्स हैं, ये सभी डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिट की बेसिकली मेजर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिट को एक्सप्रेस करने का तरीका समझिए। देखिए यूनिट को अब मैं बताता हूँ सिस्टम से कैसे मेजर करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में समझ लेता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट समझ लेता हूँ। देखिए यूनिट को बेसिकली हम लोग 4 सिस्टम में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जिसको मैं बोलता हूँ FPS सिस्टम, सेकेंड होता है CGS सिस्टम, थर्ड होता है MKS सिस्टम, और फोर्थ होता है SI यूनिट। आप लोग बहुत पढ़ते होंगे SI यूनिट, इसका ये होता है फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, तो ऐसा बहुत पढ़ते होंगे। तो ये सब क्या है, इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इनमें किस किस टाइप के क्वांटिटी के लिए कौन कौन सा यूनिट यूज किया गया है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज का मेरा पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरीज को लिख के भेजिए, मैं ज़रूर उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।